पर भाजपा चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का उत्तराखंड का दौरा है। दौरे में टिहरी और हरिद्वार की चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग है और आज देहरादून में मोदी की गारंटी आधारित उत्तराखंडी गीत करेंगे लॉन्च। 11 बजे देहरादून से प्रचार वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। 11:30 पर लोकसभा कोर कमेटी, चुनाव प्रबंधन समिति, विधानसभा प्रभारी, संयोजकों और विस्तारकों की मीटिंग होगी और 3 बजे लोकसभा के जिलाध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, संयोजक और विस्तारकों की बैठक होगी। 4 बजे संकल्प पत्र अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी। तो दुष्यंत कुमार गौतम का उत्तराखंड का ये दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और मनीष खंडूरी ने कांग्रेस के सभी पदों से अपना इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आज मनीष खंडूरी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देहरादून बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं मनीष खंडूरी और साल 2019 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। और हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों से जुड़ी एक बड़ी खबर के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि 6 बागी कांग्रेस के विधायक ऋषिकेश पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ 3 निर्दलीय विधायक भी ऋषिकेश पहुंचे हैं। चंडीगढ़ से ये विधायक दरअसल देहरादून होकर ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में पहुंचे। बीजेपी के 2 विधायकों के साथ इनके ऋषिकेश पहुंचने की खबर है, जिसके बाद हिमाचल सरकार पर संकट मंडराया हुआ है। राज्यसभा चुनाव में इन विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 बजे कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो करण माहरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 बजे का वक्त है और 11 बजे मीडिया के सामने होंगे करण माहरा। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज राजनीतिक पारा किस तरह से गर्म दिखाई देने वाला है उत्तराखंड में? बिल्कुल शीना, वैसे तो वीकेंड है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है तो सियासत गरमाई हुई रहेगी। जैसे हमने दिखाया कि बीजेपी के लोकसभा प्रभारी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम आज देहरादून के दौरे पर रहेंगे। 3 दिन का यह दौरा है और खास तौर पर टिहरी हरिद्वार सीट पर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हो, विधानसभा के प्रभारियों की बैठक हो, या बीजेपी को किस तरीके से आगे इस इलेक्शन को लड़ना है और हर विधानसभा क्षेत्र में या हर लोकसभा क्षेत्र में क्या तैयारियां, उसको लेकर वो बैठकें लेंगे। इसी बीच में आज खबर यह भी है और जो पुष्ट खबर है कि सूत्रों के हवाले से कि मनीष खंडूरी आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा प्रभारी भी यहां पर है, मुख्यमंत्री भी यहां पर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी यहीं पर है। तो अभी दिल्ली में मनीष खंडूरी, और खबर यह है कि दोपहर तक अगर देहरादून पहुंचते हैं तो आज दिन में मनीष खंडूरी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं। इस वक्त जो स्पीकर है रितु खंडूरी उनके भाई हैं और कांग्रेस 5 साल के बाद छोड़ के आ रहे हैं। 16 मार्च 2019 में कांग्रेस में आए थे देहरादून में राहुल गांधी की रैली में और अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो बागी विधायक थे जिनको निष्कासित किया गया, वो कल पंचकुला से चार्टर्ड प्लेन से होते हुए देहरादून टिहरी में और ऋषिकेश के नजदीक एक होटल में रुके हुए हैं। प्राइवेट होटल है, लगभग 9 से 11 विधायकों की संख्या है और इन पर भी हिमाचल कांग्रेस की नजर है कि क्या गतिविधियां रहती हैं। हालांकि अभी उत्तराखंड कांग्रेस से कोई संपर्क हिमाचल कांग्रेस ने नहीं किया है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अगर पार्टी कुछ कहती है तो हम इस पर बातचीत आगे करेंगे, लेकिन अभी किसी को कोई निर्देश फिलहाल नहीं मिले। तो हिमाचल कांग्रेस और उत्तराखंड कांग्रेस पर भी नजर रहेगी। साथ ही साथ
राहुल गांधी ने कुछ निर्देश दिए हैं खासतौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। साथ में सवाल कांग्रेस के सामने यह भी है कि अभी 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने कब होंगे, सीनियर नेता चुनाव लड़ेंगे, नए नेताओं को मौका मिलेगा, क्या कुछ होगा। अगले 1-2 दिन में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होनी है, फिर सीईसी को नाम जाएंगे। एक लिस्ट कांग्रेस की कल शाम अनाउंस हो चुकी है, तो अगली लिस्ट में क्या उत्तराखंड का नंबर होगा। तो ये सारी सियासी गतिविधियां आज दिन भर रहेंगी शीनम। और सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि मनीष खंडूरिया अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए रहेगा। दीपांकर, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार दिन भर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार को अयोध्या में जमीन मिली है। यूपी सरकार ने 5200 वर्ग मीटर की जमीन दी है। पहले 4700 वर्ग मीटर जमीन आवंटित हुई थी, लेकिन अब 5200 मीटर जमीन को आवंटित किया गया है। नई जमीन राम मंदिर के बिल्कुल पास है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया अदा किया है। लोकसभा चुनाव से पहले नैनीताल जिले को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा दिया है। शुक्रवार को हल्द्वानी के करीब काठगोदाम पहुंचे सीएम धामी ने 778 करोड़ की लागत से 159 योजनाओं की शुरुआत की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। सीएम ने काठगोदाम में बनने वाले हिल बस टर्मिनल के साथ ही गौलापार में बनने वाले ड्राइविंग स्कूल और नैनीताल के नैना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण से जुड़े कामों की भी शुरुआत की। सीएम धामी ने उन लाभार्थियों को भी सम्मानित किया जो केंद्र और राज्य की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। रूप से खोजना चाहिए कि ये काम कई साल पहले तैयार हो जाने थे, लेकिन यह पुनीत कार्य हो सकता है मां शीतला देवी ने, मां जिया रानी ने, भगवान महादेव ने हमारे ही हाथों लिखा होगा, हम सबके हाथों लिखा होगा, आप सबकी उपस्थिति में लिखा होगा। यूं तो लगभग 600 करोड़ की योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है और इन योजनाओं से तो परिदृश्य बदलना ही बदलना है। लेकिन इससे भी ऊपर जमरानी बांध है जिसकी कीमत 2500 करोड़ थी, आज उसकी लगभग द्योड़ा हो गई है, कीमत बढ़ी हुई मिल रही है, उसके टेंडर लग गए हैं। दिल्ली में मोदी की गारंटी गाने को लॉन्च किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने गीत को लॉन्च किया। उत्तराखंड निवासी शुभम पवार ने ये गीत बनाया है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि ये गीत युवाओं को प्रेरित करेगा। वहीं अनिल बलूनी ने कहा कि पीएम मोदी को उत्तराखंड से खास लगाव है। उत्तराखंड की जनता को भी प्रधानमंत्री से खासा लगाव है। युवाओं के दिल की धड़कन है, युवाओं को किस प्रकार से प्रेरित किया जाता है, उस प्रकार से वहाँ की जनता की आवाज़ जो है आज शुभम पवार जी के मुख से आपको सुनने के लिए मिलेगी। उत्तराखंड की जनता का भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काफ़ी लगाव है और बहुत उनकी लोकप्रियता उत्तराखंड के अंदर बहुत अधिक है। उत्तराखंड के समस्याओं को, उत्तराखंड की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है और पिछले 10 सालों के अंदर उत्तराखंड में जिस प्रकार से विकास हुआ है वो बहुत तेजी के साथ हुआ है। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज से औली में स्कीइंग का रोमांच शुरू होगा। 11 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इसका शुभारंभ होगा और उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन इसकी शुरुआत करेगा। औली में स्कीइंग खेल ओपन चैंपियनशिप में पहुंचे कई राज्यों के खिलाड़ी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, आईटीबीपी सेना की टीम भी इसमें शामिल है। 16 वर्षों के बाद मार्च महीने में अब स्कीइंग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं। नितिन सेमवाल हमारे साथ चमोली से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, लंबे वक्त के बाद यहां पर स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और कह सकते हैं कि उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन जो है आज से ही इसका शुभारंभ करेगा। क्या जानकारी इस पूरे प्रोग्राम को लेकर?
जी, इस बार अगर बात करें तो फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह में जो ज़बरदस्त बर्फबारी इन दिनों पहाड़ों में हुई, चाहे वो औली में हुई, उसके बाद जो उत्तराखंड विंटर गेम एसोसिएशन है उसने ओपन चैंपियनशिप का आयोजन औली में किया है। और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी की टीम, दिल्ली की टीम और उत्तराखंड के साथ साथ जो सेना की टीम है आईटीबीपी और आर्मी की, वो टीमें औली में ओपन स्कीइंग चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए औली पहुंच चुकी है। और लगभग बताया जा रहा है कि 11 बजे से इन खेलों का शुभारंभ कर दिया जाएगा और 2 दिन तक ये खेल चलेंगे, जिसमें स्कीइंग से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। और जो खेल हैं वो खिलाड़ियों को में उत्साह भरने के लिए इन खेलों का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्षों की अगर बात करें तो मौसम प्रतिकूल नहीं रहा है, जिसकी वजह से कई बार सरकार ने औली में होने वाले विंटर खेलों को टाला भी है। अब अनुमान लगा सकते हैं कि 16 सालों के बाद लगभग मार्च के महीने में खेलों का आयोजन किया जा रहा था। तो लगभग जो खेल होते थे पहले वो मार्च के महीने में ही होते थे औली में, जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती थी, लेकिन 16 वर्ष लग गए मार्च के महीने में खेलों को आयोजन करने में। तो कहीं ना कहीं जो मौसम की बेरुखी है वो स्कीइंग खेलों पर भारी तो पड़ी रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में इन खेलों में किस तरीके से बदलाव हो सकता है, मौसम को किस तरीके से साथ में लिया जा सकता है, इसकी प्लानिंग करने की भी आवश्यकता बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल एक सुखद खबर यह है कि 2 दिन तक उत्तराखंड के औली में जो स्कीइंग खेल है वो आयोजित किए जाएंगे और इसमें जो पर्यटक है वो भी पहुंचेंगे। जो अलग अलग राज्यों के जो सैलानी हैं, जो स्कीइंग के शौकीन है, वो भी औली पहुंचेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका नितिन सेमवाल। चक्राता के उंदावा गांव में सड़क नहीं होने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि गांव वालों को बीमार लोगों को चारपाई के सहारे लोखंडी रोड तक पहुंचना पड़ रहा है, जो गांव से 8 किलोमीटर दूर है। वहीं उंदावा गांव के ग्रामीणों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजकर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी उंदावा गांव सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। जब हमारे लिए मरीज राष्ट्र में मर रहे हैं तो क्यों तो वोट डालने, क्या हमने उन वोटों से करना जब कोई हमारा सोच ही नहीं रहा। 6 साल पहले हमारी रोड की स्वीकृति मिल रही है, लेकिन आज काम है, आज भी काम है। और केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है। 10 मई को सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में केदार धाम के कपाट खोलने की तारीख को बढ़ाया गया है और इसे तय कर दिया गया है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने 4 धाम यात्रा की तैयारी को शुरू कर लिया है। 6 मई को भगवान केदारनाथ की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से रवाना होगी और विभिन्न पड़ावों पर भक्तों को दर्शन देते हुए 9 मई को रात्रि विश्राम के लिए केदारनाथ पहुंचेगी और फिर अगले दिन 10 मई को सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। प्रस्थान 6 मई को होगा और 9 को वहां पहुंचेगी और 5 तारीख को यहाँ पर भैरव पूजा होगी पहले, और 10 तारीख को सुबह 7 बजे केदारनाथ रावल जी द्वारा करकमलों द्वारा वो कपाट खुल जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो चुकी है। 2019 में लोकसभा चुनाव के फाइनल राउंड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुफा में रुककर तप किया। बीजेपी को उम्मीद है कि खुद काशी से चुनाव लड़ रहे प्रधानमंत्री हमेशा की तरह फिर से एक बार बाबा केदार के दरबार जरूर आएंगे। बारह ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट 10 मई को खुलेंगे। तब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे होंगे। वैसे कपाट खुलने की तारीख और लोकसभा चुनाव का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन याद कीजिए साल 2019 जब काशी यानी वाराणसी में 19 मई को आखिरी राउंड की वोटिंग होनी थी और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री तप करने बाबा केदार के दरबार में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री अब तक 6 बार केदारनाथ आ चुके हैं, जिसमें 2 मौके ऐसे रहे जब प्रधानमंत्री कपाट खुलने पर पहुंचे।
ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता के साथ भगवान का आशीर्वाद बीजेपी को मिले, पीएम मोदी के तीसरी बार कपाट खुलने पर आने की उम्मीद है। भोले जी प्रधानमंत्री कब बुलाने कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा रहेगी, हमारी अपेक्षा भी रहेगी कि प्रधानमंत्री जी हर वर्ष की बात इस वर्ष भी कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम पहुंचे। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ तो प्रधानमंत्री कई बार आ चुके हैं, तो पिछले साल अल्मोड़ा के जागेश्वर और पिथौरागढ़ के आदि कैलाश पहुंचकर पीएम मोदी ने शिव पूजन किया। मतलब ये कि केदार से लेकर कैलाश तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्शन जोड़ा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का केदारनाथ आने का प्लान बना तो बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। पिछली बार आपको याद होगा कि 2 दिन के लिए केदारनाथ भी आए थे, हो सकता है आपकी बार भी केदारनाथ आ जाए, क्योंकि उनका सारा ध्यान केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं का दोहन करके सत्ता प्राप्त करना है, लोगों के हित में कोई काम नहीं करना है। शिवरात्रि के दिन बाबा केदार के कपाट खुलने की तारीख तय हुई तो शिव भक्त प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ आने की चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या इस बार भी काशी में चुनाव से पहले एक बार पीएम मोदी जीत का आशीर्वाद लेने बाबा केदार के दरबार पहुंचेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार में जंगल से निकलकर जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना लगातार जारी है। जगजीतपुर के बाद हरिद्वार के आर्य नगर चौक के पास सुबह सवेरे जंगली हाथी को टहलते हुए देखा गया। हाथी के घूमने का वीडियो भी वायरल है और वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से हाथी चहलकदमी कर रहा है। 2 दिन पहले कांवड़ यात्रा के दौरान भी श्यामपुर के पास हाथी आधमका था, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया और डीएफओ का कहना है कि हाथियों को आबादी वाले इलाकों में घुसने से रोकने के लिए गश्त दल को अलर्ट किया गया है और गश्त बढ़ाई गई है। कहा यह है कि जब हाथी प्रवेश करता है तो उसको रोकने का पूरा प्रयास हमारे वन विभाग की टीम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हाथी अगर कहीं प्रवेश करता है किसी कृषि या आबादी क्षेत्र में तो फिर उसको सुरक्षित जो है उसकी निगरानी की जाती है और सुरक्षित ताकि वो प्रातः के समय या किसी समय वन क्षेत्र में वापस हो जाए। पहले कुदरत ने मारा, अब सरकारी सिस्टम ऐसा मजबूर किया कि नैनीताल का एक इलाका बंजर होने लगा है। कभी बासमती और सोयाबीन के लिए बेहद मशहूर आज नदी के किनारे भी बंजर होने लगा है। बेताल घाट का ये इलाका आज भी आपदा का दंश झेल रहा है। इलाके के तिवाड़ी गांव में नदी किनारे की ये उपजाऊ जमीन भी बंजर होने लगी है। कभी बासमती और सोयाबीन की खेती के लिए मशहूर ये जमीन आज सूखे की चपेट में है। 2021 अक्टूबर में टूटी नहरें आज भी ठीक नहीं हो सकी, तो आसपास के गांव में भी खेती चौपट होने लगी है। कई बार अधिकारियों से मांग के बाद भी इलाके में ना तो नहरें ठीक हो सकी और ना ही खेती को बचाया जा सका। पानी का नहीं होया अब बंजर पड़ गया। आपदा ने पूरी नहर खत्म कर डाली है और खत्म करने के साथ साथ लोग भी खत्म होने जा रहे हैं। देखो ये जीव ऐसे घूम रहा है, जब इसको ही चारा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। दरअसल पूरा इलाका खेती किसानी के साथ मसाले, दाल और बासमती चावल के लिए फेमस है। टूटी नहरों से खेतों को पानी नहीं मिल सका तो सिंचाई विभाग को डीएम ने नहरें ठीक करने के निर्देश दिए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। तो आपदा से क्षतिग्रस्त जो गूले नहरें हैं उनमें विभाग के जो भी प्रपोजल आते हैं उनको हम लोग जिला स्तर से अभी वर्तमान में हमारे पास उसकी पेंडेंसी नहीं है, लगातार सैंक्शन कर रहे हैं और प्रयास यही है कि सिंचाई की सुविधा किसानों को मिले। कभी मखमली बासमती के लिए मशहूर ये बेताल घाट का एरिया आज पानी नहीं होने के अभाव में इस तरह से खेत बंजर पड़ गए हैं। जिस तरह के हालात ये दिख रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन खेतों में भी यहाँ पर स्टोन क्रशर बनते हुए नजर आएंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, बेताल घाट, नैनीताल। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी में पुरोला पुलिस ने 3 घंटों में चोरी का खुलासा किया, नेपाली मूल के शख्स को गिरफ्तार किया।
बीजेपी विधायक महेश जीना और नगर आयुक्त के बीच विवाद मामले में अब लैंसडौन विधायक दलीप सिंह रावत महेश जीना के समर्थन में उतर गए हैं। रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला कांग्रेस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। तमिलनाडु में हुई राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने तीसरा नंबर हासिल किया। जीत कर लौटे खिलाड़ियों का हरिद्वार में स्वागत। हरिद्वार जिला कारागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर खेलकूद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तरकाशी में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव बारात में गंगा घाटी और यमुना घाटी की संस्कृति की झलक देखने को मिली और भोले भक्त जमकर नाचे। चमोली में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर खीर भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। विकासनगर के प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह तड़के से श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। पिथौरागढ़ के धारचूला में महाशिवरात्रि के पर्व पर रंग और अनवाल समुदाय के लोगों ने पारंपरिक रूप से इसे मनाया।